अगर हर शख्स पहले से ही अपने ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। ये ऑपरेशन गोल्ड समिट प्लस है जिसके तहत करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कहा गया तो मैंने कहा करना ही करना है। जो फिट है वही हिट है। मुझे याद हो गया कि आपका ताल्लुक साहिवाल से जन्मभूमि से। हम एक अताई डॉक्टर को पकड़ते हैं, चंद दिनों बाद वो अपनी बेल कराता है। लोग अताई के पास जाते क्यों हैं? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरेश ज़ुहैब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहुत तेज़ी है जनाब, बहुत तेज़ी है ज़िंदगी में। हर बंदा तेज़ी में है, लेकिन उसके बावजूद वो देर कर देता है। और मुनीर नियाज़ी कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ, कोई वादा निभाना हो, कोई किसी से मिलने जाना हो तो मामला ये है कि तेज़ी में होते हैं, लेकिन फिर भी हम स्पेशली मंडे देर से होते हैं। हाँ, तो ये एक मामला, वो स्पेशली मंडे को, क्योंकि जाहिर है साथ में वो ट्रैफिक वगैरह भी हमें फेस करना पड़ता है और हम कुछ 2 दिन की सुस्ती के बाद हमें ना उठते हुए थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होती है ना। अच्छा, लेकिन एक ट्रैफिक की जो आपने बात की है सहरिश, इस पे मैं ज़रूर बात करूंगा कि भाई खुदारा लाइन और लेन का ख्याल कीजिए, क्योंकि एक बंदे की जल्दी पीछे हज़ारों लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर देती है। तो ये लाइन और लेन है, ये इसलिए ज़िंदगी में ज़रूरी है क्योंकि सीधा रास्ता इंसान के अंदर होगा तो ही वो कामयाबी तक पहुंचेगा, वरना दूसरों का नुकसान करके उस कामयाबी का फ़ायदा क्या हासिल करना। तो आज एक अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, मौलाना रूमी का ये कॉल है कि अगर हर शख्स पहले से ही अपने ऐप देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। दूसरों के ऐप निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसीलिए दूसरों के ऐप बयान करते हैं। बेहतर यही है कि खुद की इस्लाह की जाए, ना कि लोगों के ऐप निकाल कर अपने वक्त को ज़ाया किया जाए। वो कहते हैं कि उंगली किसी की तरफ करो तो 4 अपनी तरफ होती है। बिल्कुल, इसलिए कि अगर बंदा, वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए हम जो है वो जज होते हैं और अपने आप के वकील होते हैं। ये कि लोगों के बारे में हम हमेशा जजमेंट कर रहे होते हैं और अपनी वकालत कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वो है बड़ी खबर, और बड़ी खबर में आज कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की अमेरिकी मदद के लिए लॉबिंग, पीटीआई का खुला तजाद सामने आ गया। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश। अमेरिका में भारी पैमाने पर फंडिंग का इंकशाफ। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ प्लस से मुतालिक अहम हकायक आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खुश्क साली का खतरा टल गया, पहाड़ों पर आखिरकार बर्फबारी। मालम जब्बा, स्वात, पारा चनार समेत 12 इलाकों में बर्फ पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में आज से 3 रोज तक बारिश का इम्कान। कराची में बादलों का नया सिस्टम दाखिल, आज या कल मेघा बरस सकती है। पंजाब में महकमा सेहत एक्शन में 4 कंपनियों के 9 सिरप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कौन कौन से सिरप मुज़र सेहत हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और डॉक्यूमेंट्री, सऊदी डायरेक्टर और अदाकारा पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। ख़वातीन को बग़ैर कफ़ील उम्रे की इजाज़त से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री में काम करने वाली हिना अदनान आज होंगी दुनिया बोल है की मेहमान। ये तो जनाब वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर डिटेल में बात होने वाली है, और बड़ा ये ख़ास टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता था ख़वातीन को, कोई साथ कोई होगा आपके कफील तो फिर आप जाके उम्रा कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी इजाज़त मिल गई है। इस पे अब फतवा भी दिया गया है बाकायदा, और उसके बाद इस चीज़ की इजाज़त है। और अब टॉप ट्रेंड्स की जानिब बढ़े, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड्स की। अगर हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड में स्नोफॉल शामिल है। आखिरकार बर्फबारी हो गई। अब देख लीजिए, जनवरी एंड हो रहा है तो बर्फबारी हो रही है। बालाई इलाकों में हमें छुट्टी नहीं मिलने वाली। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद वादी स्वात, मालम जब्बा, कालाम और गिरदोनवा में हर सू सफ़ेदी छा गई। अब पारा शनार में बारिश और बर्फबारी के बाद पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वीकेंड को एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद समेत बालाई इलाकों का रुख उन्होंने किया और मौसम को खूब एंजॉय किया। ट्रेंड में सार्फिन सर्द मौसम लुत्फ उठाते नजर आए हैं। बिल्कुल वही बात है कि हम बस टीवी पर देखकर खुश हो सकते हैं कि भाई बर्फबारी हो रही है और सब सयाह वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया मुदस्सिर, मैंने स्नोफॉल नहीं देखा,
तो कोशिश होगी फिर भी दरमियान में इलेक्शंस के बाद अगर ऐसा ही मौसम रहा। बट ये बड़ा अलार्मिंग भी है ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कि आधी सर्दियां गुजर गई, इन दिनों में तो बर्फबारी ख़त्म हो चुकी होती है और लोग अपने घरों को वापस आ चुके होते हैं और अब यहाँ बर्फबारी हो रही है। ये है कि अब सैरिश मुझे लग रहा है कि लंबी सर्दी चलने वाली है और लंबी बर्फबारी, और जो मौसम है ना बरसात का वो भी लेट होगा, तो पूरा क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते थे क्लाइमेट चेंज बहुत चेंज अब हो रहा है। हाँ चले जी देखते हैं क्या सिचुएशन। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल में लंदन में बर्फबारी हो रही थी और बड़ा इस बात पे वो हैरानी हो रही थी। हाँ। और अब मुझे लग रहा है यहाँ भी मार्च तक बर्फबारी होती रहेगी। जबरदस्त। मैं तो कहती हूँ गर्मियाँ देर से आनी चाहिए, वाकई ना सर्दियाँ रहनी चाहिए, मेरा फेवरेट सीजन है सर्दी। खैर नहीं आओ, वेस्ट इंडीज इस वक्त दूसरा टॉप ट्रेंड बना हुआ है और इसमें तकरीबन 1,05,000 लोगों ने पोस्ट किए हैं। टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 27 सालों बाद उन्हीं की सरजमीन पर शिकस्त दी है। ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में होने वाले इस टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने चौथे रोज कैंगरूज को 8 रन से हराया है। वेस्ट इंडीज ने 1997 के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर तारीखी शिकस्त दी है। काश हम भी ऐसा करते, काश हम करते। और इसमें बड़े जज्बाती लम्हात हमने देखे कि जो कमेंट्री बॉक्स है सैरिश उसमें ब्रायन लारा वो मौजूद थे और आखिरी जब विकेट हुई है तो वो एकदम से बाकी जितने भी लोग हैं वो भी साथ खड़े हुए, लेकिन ब्रायन लारा के वो जज्बात में उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े, वो इस तरह से थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था। 27 ईयर्स के 27 साल के बाद वो शिकस्त दी, तो ब्रायन लारा भी उस वक्त जज्बाती, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पॉइंट नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज़ ने वो कर दिखाया जो शायद सोचा नहीं जा रहा था। अब की बार T20 में वेस्ट इंडीज़ शामिल नहीं था और लोग कह रहे थे कि कलर नहीं है, और जैसे वेस्ट इंडीज़ उस T20 के बाद वर्ल्ड कप के बाद आया है तो उसने आके वर्ल्ड कप के बाद साबित किया कि हम वैसे ही वेस्ट इंडीज़ हैं मौजूद। अच्छा, मैं यहाँ पर शिमर जोसेफ की बात करूंगी कि जिनके जख्मी अंगूठे के साथ उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, उस पर उन्होंने दाद इतने लोगों ने दी और हम भी उन्हें दाद देते हैं कि जख्मी अंगूठे के साथ आपने 7 विकेटें ले ली, क्या बात है आपकी। बहुत सारे लोगों ने इस पर पोस्ट किया और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। पता है कुछ खास मोमेंट्स भी होते हैं, ये होता है टीम वर्क कि जब जान बंदा लड़ा दें कि अंगूठा जख्मी है कुछ भी है। मुझे लगता है वो जख्मी अंगूठे की वजह से ज़्यादा आउट हुए हैं, क्योंकि आपके बॉल होते हैं ना उसमें वो किसी न किसी तरह से वो स्किप हो रहा है, तो वो कुछ नया हो गया उसके लिए। जैसे सुकलैन मुश्ताक का दूसरा आ गया था ना, तो सईद अजमल का तीसरा, तो ये फास्ट बॉलिंग में भी उनका कोई तीसरा आ गया। सही, ज़बरदस्त। अभी जनाब ये तो थे हमारे ट्रेंड्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब बात ये है कि वो जो असल रंग होता है ना इलेक्शन से पहले वाला मुल्क में, वो अब हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी गहमा गहमी, जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह जलसे हो रहे हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। लेकिन सैरिश इस सारे अमल में अच्छी बात है, इंतखाबात में गहमा गहमी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के साथ, रियासत के साथ जो खेल है ना वो नहीं खेला जाना चाहिए। और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रही है और इजराइल और भारत नवाज अफराद से मदद ले रही है। हमारे मासूम ओवरसीज़ अफराद से लाखों डॉलर्स लिए गए और पाकिस्तान में होने वाले साफ और शफाफ तरीन इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले अमेरिका के खिलाफ बयानिया बना, साइफर लहराकर अब अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं यहाँ रिलीफ हासिल करने के लिए, तो पीटीआई के तजाद को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये वाला तजाद तो हमने मई के एंड और जून के शुरू में ही 2022 में देखना शुरू कर दिया था, जब हम साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मीटिंग्स के अंदर मीटिंग्स होती थी मुख्तलिफ तर्जमानों की और जनाब कोर कमेटी की। तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एग्जैक्ट 2 महीने बाद ही अप्रैल मई जून में ही ये सब कायदीन को और तर्जमानों को सख्ती से ये कहना शुरू कर दिया था कि अब किसी ने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब किसी ने साइफर की बात नहीं करनी, अब किसी ने अमेरिकन साजिश की बात नहीं करनी। वजह ये कि उनका मकसद हल हो गया था। उन्होंने अमेरिका का नाम इस्तेमाल करके पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो नफरत पैदा करनी थी, वो उन्होंने अमेरिका की गुलामी से निजात का झूठा नारा लगा के वो उन्होंने हासिल कर लिया था। हालांकि हकीकत ये थी कि इनकी अपनी आधी कैबिनेट अमेरिकन थी। इनकी आधी कैबिनेट जनाब फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर थी। इनकी सोशल मीडिया टीम का हेड जनाब वो अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर है जबरान इलियास। इनका डिप्टी
जनाब हेड जो है वो सोशल मीडिया का इमरान गजाली, वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है, वो अमेरिकन है, वो बाहर बैठे और फिर अमेरिका के एक खुफिया अदारे के ये अहलकार है, उनके साथ कारोबार करते हैं और नौकरियां करते हैं उनकी। अच्छा। ये बड़ा प्री प्लान्ड साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की ताकतों के और मुल्क दुश्मन एजेंसियों और मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारे पे ये सारी तहरीक फसाद फिल अर्ज शुरू की थी और बुनियादी एजेंडा यही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। पीछे यहूदी लाबी थी, इनका वो खानदान सुसरालिया खानदान गोल्ड स्मिथ, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ आज से 75 साल पहले एक हुआ था जिसके नतीजे में इजराइल की बुनियाद पड़ी थी और ये तारीख गवाह है कि इसराइल की बुनियाद रखने में गोल्ड स्मिथ खानदान का एक बुनियादी किरदार था। आज एक दूसरा ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस स्टार्ट किया है इनके साले जैक गोल्ड स्मिथ ने और इनके ससुरालियों ने, साबिक ससुरालियों ने, और वो एजेंडा पूरी कौम के सामने आ गया है। कल सारे टीवी चैनल्स ने जनाब उसको एक्सपोज किया है। करोड़ों खान के जो साबिक ससुराली हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ जो फंडिंग उसकी लॉबिंग हो रही है वो सारी गोल्ड स्मिथ फैमिली कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जनाब, ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस है जिसके तहत करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, झूठे कालम लिखाए जा रहे हैं, फेक कालम लिखाए जा रहे हैं, फेक नामों से कालम लिखाए जा रहे हैं। जितने इंटरनेशनल अखबारात हैं, जराइद हैं, रसाले हैं, मैगजीन्स हैं, वहाँ पर हर रोज़ धड़ाधड़ जनाब इस तरह आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे और जनाब हकूक़ इंसानी क्या मसला क्रिएट किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत और एक फेल स्टेट के तौर पे जनाब डिक्लेयर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है और पूरी पाकिस्तानी कौम को समझ जाना चाहिए कि किस अंदाज से 2 साल से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। और फिर ये जितना काम हो रहा है इसके साथ इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद, इनका आपस का कनेक्शन है और साथ आपकी तहरीक इंसाफ की ओवरसीज चैप्टर है, ओवरसीज के अहदेदार है और जनाब सोशल मीडिया टीम है इनकी जो सारी बाहर बैठी है और अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है, अमेरिका से की गुलामी से अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर जो उनके अताअत गुजार हैं, उनके जरिए से जनाब ये मुनाफकत और ये 2 नंबरी। अच्छा पाकिस्तान फयाज साहब यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि गोल्ड स्मिथ के बारे में जानना चाह रहे हूँ। आप खुद माजी में पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, तो क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? माजी में भी गोल्ड स्मिथ फैमिली पीटीआई लॉबिंग को फंडिंग करती थी क्या? इस मालूमात की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं या फिर कोई खबरें ज़ेर गर्दिश है इसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, खबरें नहीं है, ये हकायक है कि गोल्ड स्मिथ का जो ख़ानदान है वो बेसिकली इंटरनेशनल यहूदी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है और एक ज़ायनिस्ट है। ये सहूनियत एक होती है, यहूदी एक मज़हब है और कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप एक पींगा मज़हब वहाँ पे यूरोप और अमेरिका के अंदर अगर किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन एक सहूनियत है जो आप इजराइल और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और जबर और इस्तेसाल हो रहा है और जो मुसलसल पिछले 2-3 माह से आप देख रहे हैं, ये सहूनियत है। उस सहूनी तहरीक के जो मेन अलमबरदार है उनमें से एक गोल्ड स्मिथ खानदान है। इसराइल की बुनियाद भी इस खानदान की सरपरस्ती के अंदर रखी गई। अब ये खानदान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने वैसे ही अपनी बच्ची नहीं दी थी। अभी कितनी हैरानगी की बात है कि अगर किसी से तलाक हो जाए तो लोगों में तो नफरत पैदा हो जाती है, खानदान तो टूट जाते हैं, खानदान तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। ये अजीबोगरीब तलाक है कि तलाक होने के बाद जनाब और ज्यादा उसको लुक आफ्टर किया जाता है, उसको जनाब जब भी बरतानिया आए तो घुमाया फिराया ठहराया और पूरे मामलात करवाए जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे उनका मोहर है, बुनियादी तौर पे इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी और पिछले 12 साल खसूसन जो इनको लॉन्च किया गया 2011 से लेकर अब तक, उसमें जनाब पाकिस्तान के अदारों अदालतों और हर जनाब डिपार्टमेंट में से लोग मौजूद थे जिन्होंने इसको आलमी ताकतों और यहूदी लॉबी के जरिए से लॉन्च किया था, जिसका बुनियाद था कि इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में फस क्रिएट करनी है, हलचल मारामारी। मुझे ये बताएगा कि आप भी इसी जमात का हिस्सा थे, तो जब आप मेंबर थे तो उस दौरान आपको भी ये मालूम नहीं था कि गोल्ड स्मिथ जो फैमिली है वो फंडिंग कर रही है? आपको कब पता चला इस बात का?
ये जितने मामलात थे ये इनकी खास जो कैबिनेट होती थी, ये सिर्फ उन तक पता होते थे, ये 5, 6, 7 अफराद। और फिर जो खुल खुला के इनका एजेंडा है वो तो अप्रैल 2022 से हमें समझ आना शुरू हुआ, जो सारी आस्ता आस्ता कि भाई आपकी हुकूमत गई, कोई बात नहीं, सारी दुनिया की जाती है। आपकी पहली दफा हुकूमत तो नहीं गई पाकिस्तान में, ज़फरुल्लाह जमाली साहब की गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गई, नवाज शरीफ साहब की गई। तो आपने जिस अंदाज से रिएक्ट किया और फिर मुसलसल रिएक्ट किया, अपनी शोहरत को, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी पार्टी को, अपने कारकुनान को आपने तख्ते मश्क बना दिया, सिर्फ अपने आप को कानून से बचाने के लिए, मुकदमों से बचाने के लिए, अपनी बीवी और अपने खानदान की करप्शन से बचाने के लिए। ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक एटीट्यूड था। फिर होते होते फसाद फिल अर्ज बढ़ता गया। रेंजर के ऊपर हमले, पुलिस के ऊपर हमले, जिले शाह शहीद, जनाब आपने ढाल बनाया हुआ है लड़कियों को, औरतों को, बुजुर्गों को। आपने वो MNA MP और वजीर मशीर जो 40 साल से मिनिस्टर वफाकी सूबाई आ रहे हैं, आपने डंडे दे के उनको जनाब जमान पार्क के बाहर तंबू कनाते लगा के उनको वहां पे बैठा, पूरी रात जाग रहे हैं जनाब साहब बहादुर, जो 7 दफा सूबाई मिनिस्टर, 6 दफा वफाकी मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी एक सियासत है, एक डिग्निटी है, उनको भी रोल के रख दिया, हर एक को रोल के रख दिया कि सिर्फ मैं ना पकड़ा। अच्छा फयाज साहब, इसमें अब एक चीज़ मैं जानता हूँ, माजी की बात करें तो PTI को पहली बार पार्टी नहीं जो अमेरिका में लॉबिंग कर रही है। माजी में पीपल्स पार्टी बीबी के दौर में भी ये लॉबिंग करती रही है। ये अमेरिका में लॉबिंग इंतखाबात के दौरान क्यों इतनी अहम है? आखिर हमारे इंतखाबात पर अमेरिका का क्या असर व रसूख? देखें, अमेरिका के ही ज़ेरे नगी जो है ना आपके सारे आलमी इदारे हैं, अमेरिका के ही ज़ेरे नगी आपके सारी दुनिया और यूरोप है। अब लॉबिंग सारे करते रहे हैं, और प्रेसलर तरमीम जो आई थी वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और पीपल्स पार्टी की एक नेगेटिव जनाब कैंपेन की सूरत में आई, पाबंदियां लगी पाकिस्तान पे। लेकिन इन्होंने तो अंत मचा दी ना, पंजाबी कहते हैं अन्नी पा देना, इन्होंने तो अन्नी डाल दी है, हद हो गई है, मुल्क दुश्मनी की इंतहा तक पहुंच गए हैं। वो नाम नेहाद इनकलाबी जनाब वो मुईद पीरजादा, आदिल राजा, शाहीन साहबाई, साबर शाकर, ये सारे वो लोग ये वहां पर बैठ के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकन मीडिया को जनाब उनके कान भरने लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि यार खुदा का खौफ खाओ, तुम अपनी धरती माँ के खिलाफ, तुम अपने जाती बोझ को निकालने के लिए मुल्क और अपनी रियासत के खिलाफ तुम नहीं। लेकिन फयाज साहब जो आपसे सवाल था वो सवाल आपसे कुछ इस तरह से था कि भाई अमेरिका का इतना रसूख क्यों है हमारे इलेक्शंस पे? क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वहाँ लॉबिंग करे, अमेरिका किस तरह से अंदाज होता है हमारे इलेक्शंस पर? मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, अमेरिका को जो खुदा मानेगा वही उसके पास जाएगा। ये अमेरिका को खुदा मानते हैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मैं आई विटनेस हूँ, मैं उन लीडरशिप की मीटिंग्स के अंदर मुसलसल बैठा हूँ, जिसमें ये जितने ओवररेव अमेरिका से ये है, ये जितना डरते हैं, जितना खौफ है इनको, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया अमेरिका से की गुलामी से निजात। हकीकत ये है कि जो 2021 अक्टूबर नवंबर में इन्होंने BBC का इंटरव्यू करवाया था, जिसमें वो एब्सोल्युटली नॉट का जो ड्रामा किया था, इन्हें नजर आ गया था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया इनके ऊपर और अगले 2-3-4 माह के अंदर इनकी हुकूमत चली जाएगी। इन्होंने पाक फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए और अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए और सस्ती शोहरत लेने के लिए इन्होंने अपने इसी गोड समेत खानदान से रिक्वेस्ट की कि कोई आप रिपोर्टर भेजें। उन्हीं की सपोर्ट से रिपोर्टर आया, उसने जनाब इंटरव्यू किया, फिर वो सवाल प्री प्लान ड्रामेटाइज किया हुआ, फिल्माइज किया हुआ वो पूरा सवाल था। हालांकि कोई दूर दूर तक ना कोई अड्डों की जरूरत थी, ना कोई मामलात थे, अमेरिका को सवाल पूछवाया गया, टांगों पर टांग रख के आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर जनाब आपने एक कैंपेन और एक सारी चीज शुरू कर दी। लेकिन अंदर से तो आप अमेरिका के साथ इस तरह मिले हुए हैं कि तीसरे महीने आपने अमेरिका के अंदर एक यहूदी लॉबिंग फर्म आपने हायर कर ली थी। जून जुलाई 2022 में, अप्रैल में आपकी हुकूमत गई 10 अप्रैल को, 3 माह बाद आपने जनाब एक यहूदी फर्म जनाब आपने हायर कर ली थी कि जो लॉबिंग करेगी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने के लिए कि जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आपके ताबेदार है, आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक। चलिए, अब तो सर वो लॉबिंग का मामला चल रहा है और वो इंतखाबात पर किस तरह से असरअंदाज होती है बात है। लेकिन मैं आपसे आखिर में
चौहान साहब ये जानना चाहूँगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के हवाले से कि इंतखाबात की गहमा गहमी है पर पार्टी अपना मंशूर पेश कर रही है, मगर तकरीबन हर पार्टी के मंशूर में मुफ्त बिजली का जिक्र है। कोई 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहा है तो कोई 200 यूनिट, मगर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मुफ्त बिजली के ये प्लान कैसे मुमकिन है? आपकी पार्टी भी कहती है मुफ्त यूनिट देंगे। अच्छा, ये बाकी पार्टियों ने तो हमारी देखा देखी जनाब ये सारा उसको नकल करते हुए इख्तियार किया है ये मंशूर। सबसे पहले हमारी पार्टी ने, अलीम खान साहब ने ये 300 यूनिट के सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। उसके बाद बिलावल जरदारी साहब आए लाहौर में, उनको समझ नहीं आई कि कौन सा वाला चूरन बेचें, कौन से वाला जनाब नारा दें। उन्होंने जनाब यही वाला नारा ले लिया। हमने तो बड़ा डिस्कशन करने के बाद प्री प्लान तरीके से पूरा मंशूर रखा था कि वो सैकड़ों अरब रुपए जो पहले बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में और फिर आपके एहसास प्रोग्राम में लगाए जाते थे सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को भिखारी बनाने के लिए, 2000, 3000, 5000, 6000 महीने का, उस सैकड़ों अरब रुपए को हम इस सिस्टमेटिक तरीके से यूज करेंगे कि वो लोग कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो 300 से कम। चले जी, अब चौहान साहब बात तो ये है कि इन तमाम अमल जो है वो भी अब अल्लाह करे कि वैसे ही हो जैसे ये पार्टियां वादे कर रही हैं। ऐसा ना हो कि वादा वो जो वफाई ना हो पाए। बिल्कुल, और इंतखाबात के बाद देखते हैं इन वादों की बातें मंशूर और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब हम कुछ मौसम का अहवाल जान लेते हैं क्योंकि अब बारिशें और बर्फबारी भी कुछ शुरू हो गई है। तो मौसम का अहवाल जानेंगे सहरिश जुहेब से। जी सहरिश। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मौसम अब कुछ तब्दील हो रहा है क्योंकि हमने अपने पिछले शो में बताया था कि रवां साल मौसम सरमा में बारिश मामूल से इंतहाई कम और बर्फबारी ना होने के बराबर हुई है और आधे से ज़्यादा सर्दी का सीज़न गुजर चुका है, जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक इंतहाई ख़तरनाक साइन हमने पहले भी बात की है। अब खबर यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महकमे मौसमियात के मुताबिक तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हुआ है और कल रात से ही मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश और बर्फबारी का आगाज़ हो गया है। वादी स्वात, मालम जब्बा, कालाम और गिरदनवा में हर सू सफ़ेदी छाई हुई है। पारा चनार में बारिश और बर्फबारी है, वहाँ पर पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। वादी नीलम, जहलम वैली, लीपा वैली में बूंदाबांदी के अलावा पेशावर में भी बादल बरसे हैं। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। KP, पंजाब और बलोचिस्तान में आज से 3 जनवरी तक बारिशें भी मुतवक्के हैं। अगर मैं अहम शहरों के टेम्परेचर्स आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। पार्टी क्लाउडी है, आसमान पर धूप भी है, बादल भी छाए हुए हैं। रात से ही मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि बादल नज़र आ रहे हैं। सुबह में ओस काफ़ी पड़ी हुई थी और कहा जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है कराची में भी आज और कल। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर कम जो है वो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लाउडी वेदर है, ठंड महसूस की जा रही है। और कोयटा के बाद हम रुख करते हैं मुल्तान का। औलिया के शहर में कम से कम टेम्परेचर 9 बताया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और अगर बात की जाए आसमान की तो उस पर जनाब हमें कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम लाहौर का रुख करेंगे। बागों के शहर में सर्दी बड़ी कड़ाके की है, यखबस्ता हवाएं हैं। कम से कम टेम्परेचर 8 रिकॉर्ड किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी है। और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे साथ हैं, कुछ मौसम का हाल अहवाल उनसे भी ले लेते हैं। सलमान नबान इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से इस वक्त फातिमा हमारे साथ हैं जो कि हमें मौसम का हाल अहवाल देंगी। सलमान, पहले आपकी तरफ आते हैं, इस्लामाबाद में कैसी सर्दी है ज़रा बताइएगा। जो चली आ रही थी उसके बाद बाद में 2 रोज़ पहले हल्की बारिश हुई थी और आज सुबह भी हल्की बारिश हुई है और इससे यकीनी तौर पर मौसम पर बहुत ही का कहना है कि मगरबी हवाओं का यानी कि बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली हवाओं का जो है 31 जनवरी तक मुल्क के बालाई इलाकों के अंदर मौजूद रहेगा।
जिसके नतीजे में इस्लामाबाद समेत पोठोहार के अंदर यकीनी तौर पर मजीद बारिश की और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई। और इस्लामाबाद से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है और हल्की बर्फबारी जिनको हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अच्छा सलमान, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करती रहूँगी, आपकी आवाज़ कुछ हम तक सही से पहुँच नहीं पा रही है। फातिमा, आपको देख के मुझे लग रहा है कि सर्दी अब भी लाहौर में बहुत शदीद है और यखबस्ता हवाएं चल रही हैं। ज़रा मुझे बताइएगा क्या हाल है लाहौरियों का? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में गुज़िश्ता कई हफ़्तों से सर्दी बहुत ज़्यादा है और जो है बारिश ना होने के बायस जो है शहरी नाक कान गला और सांस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रात से सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आई है। जो दर्जा हरारत मुकम्मल दिन में 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था वो अब 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है। अगर मैं आज के दर्जा हरारत की बात करूं तो आज कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की, जैसे कि आपने बात की कि बारिशों को पेश गोई है, लेकिन बारिशों की पेश गोई अभी सिर्फ मैदानी और बलाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में है। अलबत्ता लाहौर में फ़िलहाल कोई भी बारिश की पेश कोई नहीं है। अगले 10 रोज़ तक महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में किसी भी किस्म की कोई बारिश नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मैं स्मोक की भी बात करूं, जैसा कि लाहौर हमेशा से ही नंबर 1 पे रहा है जब से सर्दी शुरू हुई है के हवाले से, तो आज दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 7वें नंबर पे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 है। और मौसम ये है कि दर्जा हरारत जैसा कि मैंने आपको बताया 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हवाओं की बात की जाए तो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं बारिश चल की आप बता रही हैं फातिमा के फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मौसम अलबत्ता काफ़ी ठंडा है। सलमान, आपकी तरफ वापस आऊँगी मैं, मुझे बताइएगा इस्लामाबाद में बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे तो हल्की बारिश हुई है जिससे मौसम पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा और मौसम काफ़ी खिला खिला जो है महसूस हो रहा है। हवा जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। इस्लामाबाद के अंदर भी काफ़ी खुश्क साली के बाइस जो है वो डस्ट हवा के अंदर महसूस हो रही थी, लेकिन अब जो रात को या सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है उसकी बदौलत मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। बड़ी तवील खुश्क साली का सामना किया है ना सिर्फ इस्लामाबाद ने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने। और महकमा मौसमियात का भी कहना है कि जो बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो 31 जनवरी तक मुल्क के बालाई के अंदर रहेगा, यानी मजीद 2 रोज़ तक बारिश की और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई प्रेडिक्शन की गई है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद से मुल्क मरी की और दीगर हिल स्टेशंस की, मरी के साथ गलियात वगैरह जो आते हैं जो कि बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस माने जाते हैं, वहाँ पर भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। और उसके साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल और परसों यानी कि 30 और 31 जनवरी को मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं, ख़ासतौर पर बालाई इलाके हैं, वहाँ पर मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। हिल स्टेशंस की मरी की गलियात की बात करें तो वहाँ पर यह भी वार्निंग जारी की गई है कि सयाहों का बड़ी तादाद के अंदर रुख जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इन इलाकों के अंदर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो सकती है। खित्ता पोठोहार इस्लामाबाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ कि बुनियादी तौर पर एक बारानी इलाका है, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, खित्ता पोठोहार या खैबर पख्तूनख्वा के वो बारानी इलाके जहाँ पर गंदम की काश्त की गई है उनके लिए मौजूदा बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ ही बाज़ इलाकों के अंदर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी के अंदर और मुतासिर हो सकती है, सड़कें बंद हो सकती हैं, तो महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की है। सही। बड़ी तवील खुशहाली का सामना उम्मीद कर रही हूँ मैं कि थोड़ी सी बारिश की तरफ भी होगी ताकि यहाँ पर भी जो फ़ज़ा की आलूदगी है उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी और अच्छा महसूस होगा कराची के वासियों को। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपका भी, सलमान, आप दोनों का। मौसम का हाल हम आपको देते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। और अभी हमने आपसे बड़े अहम मौजू पे बात करनी है। वैसे तो एक मेहमान हमें माशाल्लाह ज्वाइन भी कर चुके हैं, मैं इनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नाम नहाज शर्मचारों ने मज़ीद मासूम पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया है। BLA और BLF के दहशत गर्दों ने ईरान के शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों की जान ले ली है। घर में घुस कर 69 शहरियों की जान ली गई है। मुदस्सिर, बिल्कुल, और अंदोनाक नाज़रीन वाक़िफ़ पर पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा का शदीद रद्द अमल भी सामने आया है।
और ईरानी हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इस वक्त ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मर्ग बरसर मचार ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी मजदूरों को बेदर्दी से अब कत्ल कर दिया गया ईरान में जो लोग हैं, तो अब ये जो बदले हैं वो आम शहरियों से लेने का अमल, वही लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी बेगुनाह को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ ईरान की सरजमीन पर है। अगर इस तरह के मामलात हों तो फिर तो ये मसाइल दोनों मुल्कों के दरमियान ये लोग ख़राब कर रहे हैं जो वहाँ छुपे हुए हैं या पनाह लिए हुए हैं। मैं सवाल सोच गई, देखिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। 17-18 तारीख को पाकिस्तान ईरान का स्टैंड ऑफ था, दोनों ममालिक ने उसको तहम्मुल से उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसमें जो भी गलती थी वो भी सामने आ जाएगी क्योंकि दोनों सुफरा अपने अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं। लेकिन ठीक 10 दिनों के बाद 27 तारीख को सरवान का इलाका जो कि सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस का हिस्सा है, उसकी एक शरह आती है जो कि चाबहार से आती हुई और सरवान को टच करती हुई नवा शहर ईरान जो है उसको टच करती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती है। तो हमारे तकरीबन 8 से 9 लोग वहाँ पे एक मेहनत मजदूरी के लिए ईरान में मौजूद है। लेकिन चूंकि 18 जनवरी को पाकिस्तान ने एक टारगेटेड ऑपरेशन किया था कि जिसमें ऐसे समाचार जो ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भागे हुए थे, BLF और BRF के जो दहशतगर्द थे, उनको अनगवर्न इलाकों में उनको हिट किया था और वहाँ पे विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज हमने अपने मिशन अचीव किया था। लेकिन उसके बाद चूंकि जो है उसमें उन्होंने बदला लेने के लिए नहते जो है शहरियों को वहाँ पे शहीद किया। लेकिन इसके पीछे देखने की जरूरत है कि वजह क्या है। तो हम सब जानते हैं कि इंडियंस और रॉ स्पेशली जो है वो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को फंडिंग करती है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करती हैं, चाहे वो फाटा हो, अर्सवाइल या बलूचिस्तान स्पेशली हो। इससे पहले भी हमने देखा कि इसमें इस्लामाबाद में कुछ एक तहरीक चल रही थी, एक मुजाहरा चल रहा था, उसमें जब हमने 17-18 तारीख को वहाँ पे हिट किया था तो वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि जो मारे गए ईरान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उनके लवाकिन वहाँ बैठे। तो ये तमाम एक नेटवर्क है, बदकिस्मती से नेटवर्क तो है। अहमद सईद साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। जो कुछ ये पहले हुआ जिसके बाद हमें ऑपरेशन करना पड़ा, जो ईरानी जो हुकाम थे उनका जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने कोई इस पर माजरत नहीं की, बड़ा कोल्ड बिहेवियर शो किया, फिर हमने जाहिर है जवाब दिया, उसके बाद हम ये जिम्मेदारी किस पर डालें? क्या ईरानी हुकाम बिल्कुल लाइल में कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या फिर वो नेक्सस का पार्ट है? ये हो क्या रहा है? देखिए वहाँ पे भी डोमेस्टिक ऑडियंस है जहाँ पे क्लर्जी जो आयतुल्ला वहाँ पे हैं और या जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो एक किस्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चलती है। तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आप शायद उनको क्वेश्चन दे सकें कि शायद उन्होंने ओपन इसकी माजरत नहीं की। बहरहाल जो भी बायलैटरल लेवल पे डोमेस्टिक हमारी जो पाकिस्तान की है वो बायलैटरल लेवल पे बात होगी तो चीजें मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएंगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ईरान को मजीद क्वेश्चन देना चाहूंगा, हैविंग ऑल माय कंसर्न और ताज़ियत जो हमारे मासूम 9 पाकिस्तानियों को शहीद किए। ये याद रखें कि मई 2023 में, मतलब अब से 6-7-8 महीने पहले, इसी इलाके के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 6 जवानों को शहीद किया गया था। और उनको भी जो शहीद किया गया था ऐसे ही लोग थे जो या के ईरान से मुतनफर थे या फिर पाकिस्तान से वहाँ पे BLA या BRF के लोग गए हुए थे। तो पाकिस्तान ने उसकी शदीद मजम्मत भी की थी और हमारे जो फॉरेन ऑफिस का एक जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर पाकिस्तान की मजम्मत भी पड़ी। तो ये अनगवर्न इलाके हैं कि जिसमें एक हार्ड टेरेन है, एक संगलाग पहाड़ है, उसमें ये छुपे हुए और इस तरह के जो हमले ये करते रहते। तो लिहाजा पाकिस्तान पहले भी कहता चला है और हमारी 2013 का जो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी ईरान के साथ, उसमें हमने कहा था कि म्यूचुअल जो है कोऑपरेटिव एक्शंस किया करेंगे ताकि कोई दहशतगर्द चाहे वो ईरान की साइड पे हो या पाकिस्तान की साइड पे वो पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर हालात खराब ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को बैठ के एक मुश्तरका लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा और मिल के ऐसे नासर का कला कमा करना पड़ेगा जो दोनों ममालिक के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि दोनों जिम्मेदार ममालिक हैं। पाकिस्तान में भी इस किस्म के वाकयात और ईरान में भी माजी में हुए हैं। तो किस तरह की ये आप समझते हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हैं, इस किस्म की कार्रवाइयों में किस तरह से किया जाए? क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात का बेहतर होना और आगे चलना जैसे हम चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तान और ईरान जो है मुस्लिम उम्मा के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं जिनके पास बैटल हार्डन आपकी फौज है, रेजिलिएंट कौमें हैं। तो अभी 12 दिन हो चुके हैं हमारा जो गलतफहमी की बिना पे, मैं तो गलतफहमी
वो इसलिए कहूंगा कि शायद दोनों तरफ से इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी उसमें कहीं दुश्मनी का आंसर शामिल नहीं था, लेकिन दोनों जो पाकिस्तान में अपने खुद मुख्तारी का उसमें जो है इरादा किया था, लेकिन मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को बायलैटरल लेवल पे बैठने की जरूरत है ताकि आपके सारे कम्युनिकेशन चैनल ऑन हो सकें। और जो बॉर्डर अरेंजमेंट है जिसको पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि अमन का और मोहब्बत भाईचारे का बॉर्डर पाकिस्तान ईरान का होना चाहिए, तो बैठ के टेबल पे बात करें, फौरन बात करें, इससे पहले कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें कोई तीसरी कुव्वत आके उसको जगह ले, चाहे उसमें वो इंडिया हो, चाहे हो, मुसाद हो, या फिर ऐसे अनासर जो कि इंडिया पाकिस्तान और ईरान के जो सरमाचार हैं सो कॉल्ड, वो उसके ऑक्युपाई के नॉन स्टेट एक्टर्स ऑक्युपाई करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है बायलैटरल डायलॉग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये डायलॉग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद बिन हाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस पर अपना जो राय है उससे हमें आगाह किया। अब मुदस्सिर आप बताइए। बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है जिसका हम बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे थे, स्पेशली ख़वातीन कि ऐसा जब ये एक फतवा भी दे दिया गया वहाँ से और इजाज़त भी दे दी गई कि ख़वातीन अब बग़ैर कफ़ील के उम्रा कर देते हैं। अब इस चीज़ को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, किस तरह से, ये एक बड़ा ज़रूरी था और इसके लिए अब दुनिया भर में ख़वातीन उम्रे की अदायगी के लिए किसी मर्द की मोहताज नहीं है। इस सिलसिले में सऊदीया की वजारत हज उम्रा की जानिब से पहली बैनुल-अक़वामी डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जिसमें मिस्र, सऊदीया और पाकिस्तान के ख़वातीन को शामिल किया गया। जी, ये डॉक्यूमेंट्री जो कि आपने जिसकी झलक एक देखी है, इसको अक्सबंद किया गया है काहिरा में, मिस्र में, मक्का में और पाकिस्तान में। और आज ज़बरदस्त दोनों मेहमान हमारे साथ, यूके में भी किया गया है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त सलीम करीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए डायरेक्टर हैं और इनको भी एजाज़ हासिल है कि पहली बार इस तरह से इस प्रोजेक्ट में, जो कि सऊदी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने इनको चूज़ किया और उन्होंने काम किया। फिर हुमा अदनान जिनका माशाल्लाह बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमारे साथ हैं और ये भी एशिया की पहली खातून है जिनको इजाज़त भी मिली है और उन्होंने काम भी किया है। तो पहले आपकी तरफ आते हैं सलीम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ज़रा बताइएगा इन शॉर्ट कैसा रहा ये सफ़र? कैसे आप कैसे मतलब वहाँ पे ढेर सारे डायरेक्टर हो सकते थे और उनका रुझान तो बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ है, उसके बावजूद उन्होंने आपको क्यों कहा कि भाई आप ये काम कर लें? मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है कि इतना बड़ा एजाज़ मुझे अता किया कि मैं वहाँ हरम शरीफ में, मदीना में, मस्जिद नबवी में शूट करूँ और वो भी ऐसी जगह जहाँ किसी को अलाउ नहीं है और मतलब मैं पहला एशियन फिल्म मेकर हूँ जिसको अलाउ किया गया और वो ख़ुद भी परेशान थे कि कभी किसी तरह इस तरह परमिशन नहीं मिली वहाँ के जितने मुतव्वी और इतने सारे लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे ऑस्कर से बड़ा अवार्ड दिया। बिल्कुल, ऑस्कर क्या है, बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा एजाज़ आपके लिए भी, हुमा के लिए, दोनों के लिए, और ये किस्मत भी है। मैं करता रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, मैंने बहुत काम किया वहाँ के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए, म्यूज़िक, वीडियो, नाच, सीरियल किए मैंने। अच्छा। तो इस तरह मेरा उनके साथ एक कनेक्शन था और जब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कहा गया तो मैंने कहा करना ही करना है। अच्छा, वो कितना वक्त लगा, कहाँ शूट के लिए गए, लोगों को अप्रोच कैसे किया, कास्ट सारी आपने खुद से सिलेक्ट की और फिर हुमा कैसे आपने सिलेक्ट किया? शूट तो ये यूके में भी हुआ, कायरो में भी हुआ और कराची में हुआ। इस डॉको फिल्म्स के पीछे एक मकसद था, जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, लाइक स्पेशली हमारी जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान से जाते हैं लोग और हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से, तो अब उन्होंने बहुत आसान प्रोसेस कर दिया इसके लिए कि एक ऐप बना दी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने कि आप किस तरह जाएं, जाके उम्रे का प्रोसेस ख़ुद देखें कि कितना इजी है, उसे सीखें, बजाय आप पड़ोसी से पूछें, रिश्तेदारों से पूछें और हर एक अपने अपने एंगल से बताता है। तो ये बड़ा आसान कर लिया, क्योंकि बाज़ वक़्त इतनी कॉम्प्लिकेशन होती थी कि वो उनके लिए उन लोगों को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा आसान प्रोसेस किया और वो ख़वातीन जो पहले अकेली नहीं ट्रैवल कर सकती थी, वो उन्होंने उनके लिए सहूलत के लिए बताया कि किस तरह ट्रैवल करना है, किस तरह वीज़ा अप्लाई करना और अकोमोडेशन, और कितना सुपर सेफ़ कंट्री है कि आप बिला धड़ल्ला कहीं पे भी जा सकते हैं। किसी ने और इमिग्रेशन का प्रोसेस बड़ा इजी कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, आप जाएं और बड़ा उम्रा अदा करें सिंपली। और बाकी हुमा ने, तो हुमा से अब पूछ लेते हैं। हुमा, एक तो ये एजाज़ है, एक होता है ना कि काम करना, वो होता है
कि मुझे ये काम मिला, एक होता है एजाज़ मिलना, आपको काम से पहले ही एजाज़ मिला कि आप इसमें काम करने जा रही हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो कमर्शियल हम फिल्म, ड्रामा, थिएटर कुछ भी कर रहे होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था जब आपको अप्रोच किया? दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन थिंग फॉर मी, और एक बिल्कुल एक अचानक से चीज़ थी, हमने प्लान नहीं किया था, हमने इसके ऊपर बात नहीं की थी, इनके पास से कास्टिंग जो है वो चल रही थी, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, और हमारी बात किसी और काम के लिए हुई थी, और अचानक से इन्होंने कहा कि तुम ये प्रोजेक्ट करोगी, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, वुड यू लाइक टू डू दैट? आई सेड व्हाई नॉट, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, एंड अब मैं देख रही हूँ इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, जो इसका आउटकम हमें मिल रहा है, और बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। जहाँ तक बात है मेरी जर्नी के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था फॉर लाइफ टाइम आई वुड से। और एक जैसे कि इन्होंने बताया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल कर दी हैं कि हम इमिग्रेशन से हम आसानी हम गो थ्रू कर गए, और बाकी चीज़ें भी हमने जो हमारी अकोमोडेशन थी, और ना सिर्फ मैं, ये बेसिकली जो एप्लीकेशन इन्होंने डिज़ाइन की है वो उन लोगों के लिए की है कि जिनको कुछ पता नहीं है तो वो घबराएं ना, कि अगर कोई अकेले भी जा रहा है तो डरने की बात नहीं है, हम हर चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, वही हमने इस जर्नी में दिखाया है। बड़ा ऑटो हो गया है, मैं तो घर बैठ के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, इवन वहाँ की ट्रैवलिंग। उन्होंने अभी जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना हाई स्पीड ट्रेन चलाई है, घर बैठे आप अपना टिकट अभी से बुक करा लें। कितनी बार उम्रा की है इस शूट के दौरान किया? एक्चुअली हमें तो टाइम नहीं मिला था, हमने 2 डेज थ्रू आउट पाकिस्तान में शूट किया, उसके बाद हम मदीना में थे, फर्स्ट डे हमारा मक्का में था, देन मदीना में था, तो हमने सारा टाइम शूट पे निकाला है। अब वो ऑब्वियसली चीज़ें वो सेलेक्ट होती हैं कि क्या ऑन एयर जाना है क्या नहीं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, 3 दिन का हमारा असल में शूट मक्का में जहाँ तवाफ चल रहा है, लोग हैं, बहुत मुश्किल काम, बिल्कुल एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा है। और ऑब्वियसली वहाँ पर हम जो गए हैं थ्रू आउट, इसमें मैं कहूँगी कि सऊदी एयरलाइन में हमने शूट किया, फिर एयरपोर्ट पे शूट किया जो कहीं पे भी अलाउ नहीं होता, और इनफैक्ट उनका कंट्रीब्यूशन यूँ अच्छा था कि उनकी पूरी टीम, जो उनके शुरता होते हैं, जो वहाँ की पुलिस कहलाती है, सिक्योरिटीज़ में होती है, वो सब हमारे साथ थे थ्रू आउट द जर्नी। हमें कहीं पे भी किसी ने अकेला नहीं छोड़ा, और सब कुछ हमारे लिए बहुत सिंपल था, और एक सिक्योर वे में हमने सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अदा की। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री का दौरानिया हर ज़बान में का इसको कोई वो किया गया है, डब किया गया है, ट्रांसलेट है, क्या है कि देखने वालों के लिए? डॉक्यू फिल्म्स की जो ड्यूरेशन है अराउंड 13-14 मिनट्स है। सही, आइडियल। और उन्होंने उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनका ऑफिशियल, उसके ऊपर उन्होंने अभी फ़िलहाल रिलीज़ की है, सब टाइटल है उसके अंदर, लेकिन अब आगे जाके फ्यूचर्स में वो अभी मतलब विदिन अभी तो रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ की है, तो अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी उसको ऑन एयर करेंगे वो लोग। सही। कहानी क्या इसमें आपने किस तरह से, मतलब आप कह रहे यूके में भी शूट हुई है, कायरो में भी हुई है, और पाकिस्तान में कहाँ हुई है? कहानी पाकिस्तान में हमने दिखाया, एक जर्नी दिखाई है कि ये एक नॉर्मल घरेलू ख़वातीन है, और इन्होंने इनके ध्यान में आया कि मुझे उम्रा करना है, तो इन्होंने उनका पूरा प्रोसेस दिखाया, ये क्या करती हैं, किस तरह इन्होंने टिकट्स हाइक किया, फिर किस तरह इन्होंने उस ऐप के थ्रू रोज़ाना ये पढ़ती रही, फिर यहाँ से एयरपोर्ट किस तरह गई, पूरी जर्नी है। फिर सबसे बड़ा जो है कि जद्दा एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम जब आप उतरे तो आपको पता नहीं होता क्या करना, अब तक कोई लेने ना आएगा टूर और फिर टूर ऑपरेटर्स नहीं हो तो आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक कैप्चर करना था कि वो उसके अंदर कोई वो नहीं है, सारे साइंस लगे हुए, आप एयरपोर्ट से बाहर ही ना निकलें, ट्रेन में बैठें, ट्रेन में आपका ऑलरेडी फ़ोन के अंदर आपका टिकट है, स्कैन करें, सीधा जाएं, होटल जाएं। उसके अलावा होटल्स के लिए भी उन्होंने अब ओपन कर दिया है कि जितनी भी ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स बनी हुई हैं होटल्स बुकिंग वगैरह की, आप करवा लें, इजीली जाएं, कोई मुश्किल नहीं है आपको। इवन आप होटल जाएं, आपके लिए ऑलरेडी चेक इन होता है, सामान रखे जाएं। तो अभी रिलीज हो चुकी है आपकी डॉक्यूमेंट? ये हो चुकी है, अभी इन्होंने इसे प्रॉपर ऑफिशियली करना है, लेकिन क्योंकि अभी हम रमज़ान शुरू हो रहे हैं, लोग लाखों की करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स पे और जितनी एयरलाइंस की वेबसाइट्स हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया ताकि लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो जाए कि वहाँ जाके मैस क्रिएट नहीं करना है। सही सही सही। उमा, वैसे ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप इससे पहले कभी गई थी या फिर फर्स्ट टाइम है कि आपको इस आदत मिली है कि आप मक्का मदीना भी गई? नहीं, मैं इससे पहले जा चुकी हूँ, उम्रा अदा कर चुकी हूँ, और ड्यूरिंग द शूट हमने आगे सिर्फ एक दफ़ा उम्रा अदा किया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था नहीं। एक दिन हम मक्का में थे, सेकंड डे हमें मदीना के लिए ट्रैवल करना था, और देन हमें फिर
वापस आना था पैकअप करके। तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं, शूट हमने किया, शूट के बाद जब हमें टाइम मिला फाइनली शूट से फ्री होने के बाद हमने फिर उम्रा किया और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि इतनी दूर आए और उम्रा ना करें, उम्रा किए बगैर कैसे जा सकते हैं, तो हिम्मत करके कर लिया। सही, ज़बरदस्त। अच्छा तो हुमा, वैसे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इससे पहले आपके क्रेडिट पे क्या क्या है, और जब आपको ये पता चला कि आपने इस प्रोजेक्ट में काम करना है तो फ़ौरन से क्या ख्याल आया? ये तो खैर खुशी तो हुई होगी कि ज़ाहिर है कि अल्लाह के घर जाने का मौका और वहाँ पे इस मकसद के लिए काम करना है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एकदम क्या ख्याल आया? लोग सालों कोशिश करते हैं उम्रा पे जाने की, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, बहुत खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी चीज़ें यूँ होती हैं, और मुझे तो लगता है, मुझे इवन अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं जाके आ भी चुकी हूँ, एक बड़ी चीज़ मेरे नाम के साथ जुड़ चुकी है। आई एम अ सिंगर प्रोफेशनली बाय द वे, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं एज सिंगिंग, होस्टिंग भी की है, और इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा, अवार्ड शोज़ बहुत ज़्यादा अटेंड किए हैं, और हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही जानते थे। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन माय प्रोफाइल आई गॉट फ्रॉम सोशल मीडिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया एक बैड प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं समझती, मेरे लिए नहीं, वो तो इस्तेमाल है ना, आप जिधर करें। देखिए अब डॉक्यूमेंट्री है, आपने जिस मकसद के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव है। अब यही सोशल मीडिया आप देख लीजिए एक और गलत काम, तो ये तो इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बिल्कुल सही। आपने फिल्म की कहानी के बारे में पूछा था, तो मैं थोड़ा सा बता दूं और लोगों के लिए भी, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। कहानी बेसिकली ये है कि एक वक्त में 3 लोग हैं जो कि साइमल्टेनियस ट्रैवल कर रहे हो, और उनके जहनों में आता है कि हमने उम्रे के लिए जाना है। डिफरेंट कंट्रीज, एक यूके में है, एक कायरो में खातून, एक कराची में, और इनकी एक्टिविटी भी सेम होती है। आई मीन सुबह वो कॉफ़ी बना रही है तो उधर भी वो कॉफ़ी बना रहा है, कायरो में भी बना रही है, और उसके बाद फिर सुबह उठ के जैसे होता है नॉर्मली आप बेडरूम में उठते हैं तो कर्टन खोलते हैं, तो सेम एक्टिविटी चल रही है, ट्रैवलिंग भी पैरेलल साथ हो रही है, फिर जद्दा एयरपोर्ट पे भी साइमल्टेनियस मिल रहे हैं ये लोग। नहीं, लेकिन हमारा थोड़ा मुख्तलिफ होगा। हमारा तो हुमा को अगर आप AA पे बिठा के लेके जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता, सारे फैसल से आगे होते हैं, फिर ये जाके ये यूके में ये वाली सहूलत नहीं उनको मिलती। ये हमारे तो नहीं दिखाना था ना इंटरनेशनल। अच्छा मैं एक बात सोच रही हूँ सलीम साहब कि अब ना सऊदी भी कोई पहले वाला उनका माइंडसेट नहीं रहा, इतने चेंज हो गए हैं वो लोग। एक वो वक्त था कि भी ख़वातीन हिजाब बगैर कफील के वो यहाँ पे मतलब एंटर नहीं हो सकती हैं, और अब ये लोग इतने माशाल्लाह ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं कि सब जगह पे हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं। ये आपने भी फील किया होगा वहाँ? बिल्कुल, हमने जैसे कि हुमा खुद भी बताएंगी कि हम ऐसी जब जगहों पे जाकर गए, मॉल्स में, इवन वैसे ही शूट के अलावा फूड स्टॉल्स पे सारी ख़वातीन नज़र आ रही है। इवन वहाँ की ट्रेन्स जो है ख़वातीन चला रही हैं, मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, और मतलब लाइक जो पहले कॉन्सेप्ट था रिलीजियस ट्रेन के लिए जो फ्लीट में उन्होंने अपने वो ख़वातीन को ट्रेन किया है, मैं उस दिन खबर पढ़ रहा था तो बड़ा वो सरप्राइजिंगली कि मैंने कहा हमारे पास अभी नहीं स्टार्ट किया, बस चलाना, उन्होंने ट्रेन चलाना स्टार्ट कर लिया। हमारे यहाँ तो ख़वातीन अगर रोड पे मोटरसाइकिल पे निकल जाए तो लोग ऐसे देखते हैं और आप देखें, और फिर फतवे निकालना शुरू कर दे, हालांकि वहाँ आप जाएं कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा, विजन उनका बड़ा हो गया। सही कह रहे हैं आप। मैं ये सोच रही हूँ कि मुदस्सिर हमारे साथ हुमा मौजूद है और ये सिंगर है बाय प्रोफेशन, तो हम इनसे कुछ सुने बगैर इनको जाने दें? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये जो इनका एक कमाल है, ये जो इनका एक जौहर, ये भी तो नजर आया। जॉइन यू इन अनदर शो। एग्जैक्टली, आज हां आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मकसद के लिए आए, तो और एक मकसद भी बड़ा एक ने। अच्छा, आप कहानी के जो बता रहे थे कि ये तीनों को पर आपने मिक्स करके कहानी, मैं चारों देखने से पहले मैं सुन भी लूँ मिक्स के लिए नहीं, उसमें बेसिकली ऐसा है कि 3 लोगों की जर्नी अलग है, अलग अलग जर्नी चल रही है, लेकिन उनका विजन सेम है। एग्जैक्टली कि उन्होंने उम्रा पे जाना है, उसकी तैयारी कैसे हो रही है, उनकी फीलिंग्स कैसी है, क्या क्या तैयारी उन्होंने की है, एप्लीकेशन से कैसे हेल्प ली है, अपनी क्या तैयारी की है, और फिर ड्यूरेशन उम्रा उनकी जर्नी कैसी थी। और ये 3 लैंग्वेजेस में अभी है, जो इंग्लिश में है, अरबिक में है और उर्दू में है। मतलब मैं जो बात कर रही हूँ मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, और वो मूवी में भी उर्दू में ही है, सबटाइटल नीचे इंग्लिश में चल रहे हैं और बैकग्राउंड पे जो वॉइस चल रही है वो अरबिक में है, ताकि ये 3 कम्युनिटी के लोग एक वक्त में एट अ टाइम इस चीज़ को समझ सके कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। और ये ऐप जो है जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, इसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। डेस्क है
दूसरी फॉर्म उसकी नस्क है जिसके अंदर आप इवन रियाज़तुल जन्नह में अगर बिल्कुल नस्क के अंदर सारी चीजें वो बेसिकली ये उसी से कनेक्टेड है। बल्कि मेरे मोबाइल में शायद अभी हम किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री? आप इनका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में, वो आप यूट्यूब पे इनके देख सकते हैं। ठीक है, वो तो वर्ल्ड वाइड है यूट्यूब पे, आप वर्ल्ड वाइड बिल्कुल। वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल उनका यूट्यूब चैनल है, तो उस पे तो हजारों लोग कहाँ से देख रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम हम आपसे ज़रूर कुछ सुनेंगे। और थैंक यू सो मच सलीम साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के मुतालिक। तो जनाब पाकिस्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पहुँचे हैं और दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात भी है और जलील अब्बास जलानी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आज इस्तकबाल भी किया है। तो यकीनी तौर पर ये मैटर ज़रूर डिस्कस होगा, मेरा ये ख्याल है। और देखते हैं कि फिर क्या इससे आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट्स क्या इसके होते हैं। दुआ गो हम ये हैं कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये होगा ना इस तरह का जो खून रेजी है, ये ठीक नहीं है किसी भी तौर, किसी भी मुल्क के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं अब फिट होने के हवाले से। जो फिट है वही हिट है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम अपना मुंह बंद रखें, एक्सरसाइज करें। आमीन। और लेकिन जो कल हम खबर आपको देने जा रहे हैं वो कल गुज़श्ता रोज़ के हवाले से कि कराची वीकेंड में हमने ये देखा सुबह सवेरे शहरियों ने खूब दौड़ें लगाई हैं। सी व्यू पर मैराथन रेस का इनेकाद हुआ जिसका आगाज़ और अख्ताम निशान पाकिस्तान था। तो जी कराची में बैनुल-अक़वामी ये मैराथन हुई है, 4 कैटेगरीज थी, 1000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया और बड़ा माहौल बना हुआ था। मुदस्सिर ने अलबत्ता शिरकत नहीं की, बस दूर से ही देखा ना, बस ये मामला मैं था ही नहीं उधर। लेकिन हमें इस वक्त मैराथन से ही एथलीट हैं सोहेल आमिर। अच्छी बात है कि हमारे साथ सोहेल आमिर साहब जो विनर हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल आमिर, आपके वक्त का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कराची मैराथन में आपका, और फिर आप जीत भी गए, ये तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी कल की जो मैराथन रेस थी उसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये जो फासला है मैंने 2 घंटे और 36 मिनट में तय किया है, तो काफ़ी टफ कोर्स था और मौसम अच्छा था कराची का कल का, तो बहुत मज़ा आया। उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी एथलीट आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप सुहेल गुजरावाला से आए हैं कराची, स्पेशली इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस्लामाबाद में भी हो रही है, तो क्या पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ होती है आप जाते हैं या फिर पहली बार है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं? जी मैं गुजरावाला से नहीं हूँ, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, खानेवाल से करते हैं, वही मुझे ये था कि अब यहाँ से तो नहीं है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा सोहेल, तो ये आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ाना कितना दौड़ते हैं? मैराथन के लिए ट्रेनिंग करें या वैसे दौड़ते हैं? तो आपने कहा चले मैं मैराथन में भी दौड़ के देखता हूँ। नहीं, मैं बेसिकली प्रोफेशनल एथलीट हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे जो है मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूँ। अच्छा, 7 साल से मैं चैंपियन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। अच्छा, वैसे सुहेल ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है और मेरा ख्याल है बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। जिन लोगों को ये लत लग जाती है वो तो फिर दौड़ते रहते हैं, वो फिर नहीं छोड़ते का, जहाँ उनको पता लगता है मैराथन हो रही है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर किसी इंसान को ये इरादा करना है कि उसको अपनी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे शुरू करें? सबसे पहले से जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, बेशक रनिंग हो या कोई स्पोर्ट्स है, ये हर इंसान को करनी चाहिए। इससे तो ये है कि वो खुद भी फिट रहेगा। अब हम ऐसे है ना कि जब तक हम रनिंग ना करें सुबह उठ के तो हमें सुकून ही नहीं आता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, तबीयत सही नहीं रहती और मतलब कि हम सारा दिन अपने आप को जो है ना बोरिंग फील करते हैं। अच्छा, आप सोहेल इंटरनेशनल एथलीट हैं, कितनी ये प्रैक्टिस रोज़ाना? आप कह रहे हैं कि सुबह उठ के अगर ना हम
रनिंग करें तो वो सुकून ही नहीं होता। कितनी रनिंग करते हैं डेली, किस तरह से आपका ट्रेनिंग का पैटर्न होता है? वीक में हमारे मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन होते हैं, जिसमें लॉन्ग रनिंग आ जाती है, मतलब कि 20 किलोमीटर, कभी 25, कभी 30 किलोमीटर तक भी रनिंग होती है हमारी। अच्छा। उसमें ट्रैक आ जाता है, जिसमें पर किलोमीटर हमने स्पीड से करना होता है, फिर उसमें 1-2 मिनट रेस्ट लेनी होती है, उसके बाद फिर करना होता है। उसके बाद फिर हमारी उसमें स्पीड वर्कआउट आ जाता है, जिसमें हम अप हिल करते हैं, डाउन करते हैं, ट्रैक पे भागते हैं। मतलब कि बहुत मुश्किल किस्म के सेक्शन होते हैं, यहाँ से हमें गुजरना पड़ता है। सही। अच्छा, तो आप तो फिर भागते भागते लाहौर पहुंच जाते होंगे घर से निकल के, कोई मसला ही कोई नहीं है, गाड़ी वाड़ी की नहीं, खानेवाल से लाहौर काफी दूर है वैसे। नहीं, वो तो दो शिफ्ट में लगाते होंगे, वहां से गुजरांवाला होता तो लाजमी पहुंच जाते हैं, लेकिन खानेवाल से पहुंचना मुश्किल है। नहीं, खानेवाल ही मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल। अच्छा, मतलब मैं वजह बताती हूँ। साहिवाल मेरे अब इस मैं तरह वजह बताती हूँ। एक्चुअली आप ना हमारे साथ स्काइप पे, हाँ। और आपकी आवाज ना बस कुछ ऐसी आ रही है कि मैं बात समझ पा रही, कुछ वर्ड्स है जो नहीं समझ आ रहे, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो रही है। तो बस उन्होंने पहला स्टॉप करना है उकाड़ा पे, भागते भागते उकाड़ा से निकलेंगे तो वो रुकेंगे पत्तों की से भाई फिर वहां से सीधा फिर ठोकर से लाहौर। चले, इसका मतलब है आपके ग्राही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। सुहेल जो है मेरी जन्मभूमि है साहिवाल। अच्छा, आप सुहेल एक मुझे ये बात बताइएगा कि ये आप कराची में हुआ है, इससे पहले भी आपने मैराथन कोई पाकिस्तान में इस तरह से विन किया? ये आपकी नेशनल मैराथन मतलब पाकिस्तान में होने वाली मैराथन फर्स्ट विन है, ये बताइए, अपनी जर्नी में कुछ बताइए। जी, ये जो मैराथन है मैं दूसरी दफा भाग रहा हूँ। पहली दफा जो लाहौर में हुई थी पिछले 12 के हवाले से, वो भी मैंने विन की थी, और ये मेरी सेकंड मैराथन है कराची। सही। वैसे मैं 21 किलोमीटर का रिकॉर्ड होल्डर हूँ पाकिस्तान का, और ये जो है मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था मैराथन में, तो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं थी। तो मैं जो अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसको मजीद आगे बेहतर से बेहतर करूँ। जिस तरह बूस्टन मैराथन होती है, लंदन मैराथन होती है, या शिकागो, इस तरह के जो मैराथन होती है, वहाँ मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, और आई होप के मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी कि आप ओलंपिक का मैराथन, या हर मैराथन भागने वालों का ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक मैराथन में किसी तरह से वो भागें। ये तो एक बड़ी वैसे अभी रिसेंटली कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है जिसके लिए आप तैयारी का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आगे इवेंट आ रहे हैं मेरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो मतलब कि अब मेरी कोशिश है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेलूं। एशियन गेम्स अभी जो चाइना में हुई थी, वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया था जी, तो जितना हमने अपना अच्छा से अच्छा किया था उसमें, लेकिन ये है कि कुछ फैसिलिटीज जो पाकिस्तान में हमें नहीं मिलती, जिस तरह से हम ममालिक है वहाँ पे मिलती हैं उनको। तो अगर इस तरह से इवेंट मिलते रहे, हमें सपोर्ट मिलती रहे गवर्नमेंट की, तो हम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इनाम कितना मिला है, चलिए ये बताएं, आपस में थोड़ा सा आहिस्ता से बता दें, कितने का इनाम मिला है जो आपको इस मैराथन जीतने पे? इनाम 5 लाख इनाम इस मैराथन का मुझे। चलें, ये थोड़ा कम है लेकिन और इससे जो पहले मैंने मैराथन लगाया। हाँ, अच्छा सुहेल, हमारे टोकन मनी है मैराथन भागने वाले के लिए तो 5 का बहुत कम है। बिल्कुल, हाँ बहुत कम है। अच्छा, अभी अगला इवेंट भी इस्लामाबाद का मैं चाहूँगा पूछेंगे, उसके 42 किलोमीटर का वो होने जा रहा है, तो इस्लामाबाद के लिए भी तैयारी है, वहाँ भी जा रहे हैं फिर आप मैराथन? जो कल इस्लामाबाद में भी मैराथन थी और कराची में भी मैराथन थी, और मैंने कराची में पार्टिसिपेट किया। उधर जो है मेरे दूसरे जो साथ वाले हो गए वो इस्लामाबाद। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, ऐसे ही मेहनत कर मुल्क का नाम रोशन करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब मुझे याद हो गया कि आपका ताल्लुक साहिवाल से, जन्मभूमि से। चलें आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा एक अहम मामला है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नाजरीन
सेल्फ मेडिकेशन बड़ा एक रुझान है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। सर दर्द हो, बुखार हो, बॉडी पेन हो या कोई भी तकलीफ हो, मेडिकल स्टोर पर जाकर उस मेडिकल स्टोर पर खड़े 18-20 साल के 22 साल के लड़के आप इतना एतबार करते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसके हवाले करके कहते हैं यार कोई दवा दे दो, और उसकी मर्ज़ी से आप दवा लाते हैं, खाते हैं। शायद वक्ती तौर तो आपकी तकलीफ दूर हो जाती होगी, लेकिन आपके साथ इस दवा ने जिस्म के अंदर क्या कुछ किया इसका अंदाज़ा हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता। जबकि दीगर ममालिक में ऐसा नहीं है। आप मेडिकल स्टोर पर बगैर डॉक्टर की तजवीज़ पर कोई दवा हासिल नहीं कर सकते, और वहाँ तो डॉक्टर भी गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल कर बिजनेस नहीं करते। एक जानिब आपको ख़बरदार करते चलें कि खांसी का कोई भी सिरप बगैर किसी अच्छे डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये जानलेवा साबित हो सकता है, ये हमें समझना होगा। यही वजह है कि महकमा सेहत पंजाब ने 4 कंपनीज़ के 9 सिरप्स हैं जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हमने रब्ता किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आपके वक्त के लिए। माजी में एक नहीं कई बार डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है कि खांसी के गैर मेयारी सिरप पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, लेकिन फिर वो कुछ टाइम के बाद मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये किसका फ्लेयर है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमारा ये जो आप खांसी के सिरप्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में तो बहुत कम बनते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं तमाम कंपनीज को, और वो ज़्यादातर चाइना, इंडिया और बांग्लादेश और इन मुल्कों से। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम APIs खुद नहीं बना रहे। उन APIs में खुदा न खास्ता कोई कंटेमिनेशन आ जाती है तो उसकी वजह से वो फिर ज़ाहिर है सिरप में भी आ जाती है। और इसका मतलब ये है कि जब वो पोर्ट पे लैंड होते हैं तो उनको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया जाता, या उनकी जब फैक्ट्री में जाते हैं तो API उनको चेक करके फिर उसको फिल करना चाहिए सिरप को। लेकिन ये कंप्लाइंस शायद इसमें कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेट हो जाते हैं और कई दफ़ा बहुत कीमती ज़िंदगियों को ख़तरा भी हो जाता है। और इवन हम कीमती ज़िंदगियों से हाथ भी धो बैठते हैं अपने प्यारों से। तो इसमें फार्मोको विजिलेंस एक मैकेनिज़्म होता है, ताकि जब कहीं पहला रिएक्शन हो तो फौरी तौर पे हम तो बाद में करें, जिसको हम रेगुलेटरी रिकॉल कहते हैं, पहले इनको वॉलंटरी रिकॉल करना चाहिए। और दुनिया में अगर आप FDA का, अमेरिका का चलें, किसी का भी, तो हर रोज़ 3-4 रेगुलेटरी रिकॉल्स, वॉलंटरी रिकॉल्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपने आप कोई रिकॉल नहीं करता, और ये फिर गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम ये जानते हैं कि इस वक्त बहुत सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये मामलात, लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत कर रहे होते हैं। खांसी का सिरप तो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, इसी तरह से पैराडोल जैसी चीज़ है वो ले लेते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बताइएगा, लोग वाकई ये कर सकते हैं कि हाँ यार है तो खांसी का सिरप ही ना लिया। अच्छा, इसमें मेरा भी एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि मार्केट में भी कुछ जाली अद्वियात की शिकायत भी आम है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या हो रही है? देखें, 3-4 चीज़ें हैं इसमें। एक दवाई है मिस ब्रांडेड होती है कि उसके कोई लेबल में या किसी में फ़र्क है, वो सबसे कम जुर्म की चीज़ है। उसके बाद है कि वो सब स्टैंडर्ड हो जाती है कि दवाई तो है, अगर उसने 90% होना है तो 85% है उसमें दवाई। तो तीसरा है जो आप कह रहे हैं वो स्पूरियस है। स्पूरियस की बहुत कानून में सख्त उम्र कैद है और इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन मसला इधर वही है कि जो ड्रग कोर्ट्स हैं ओवरबर्डन्ड हैं, कम हैं, और उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं होती, या जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली उसकी जो ज़रूरियात हैं कानून की वो पूरी नहीं कर पाते, तो उसका फ़ायदा कंपनीज हासिल कर लेती हैं। जहाँ तक जेली अदवायात का है, ये ज़्यादा उन फैक्ट्रीज़ में बन रही हों जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, या उनमें दवाई कोई और वो कदरे कम है। पाकिस्तान में उसकी कंप्लायंस काफ़ी बेहतर है, क्योंकि प्रोविंसेस के पास है उसकी कंप्लायंस, फेडरल के पास तो इसकी बाकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास है। वो कदरे बेहतर है,
लेकिन जो मुस्तनद फैक्ट्रीज़ हैं उनमें कई दफ़ा कंटेमिनेशन हो जाती है, जैसे आइसोटैब की हुई या कई दवायात की, टाइनो सिरप की हुई, कि जहाँ पे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पड़ना था दूसरा पड़ गया, तो उनको भी हम स्पूरियस ही कहते हैं कि जो कंटेमिनेंट्स होते हैं। तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और होनी चाहिए, और हमने बतौर केयर टेकर इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हैं, और अल्लाह करे कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट 8 तारीख को आए वो इसको मज़ीद हमने जो रोड मैप दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब वो सूबा है जहाँ पर ये बताया जाता है कि अताई डॉक्टर्स की भरमार है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, हमारा हेल्थ केयर कमीशन एक अदारा है जो मेरी ही जिम्मेवारी है, और उसका सबसे बड़ा जो काम है वो जिसने करना है वो अतायत को रोकना है। अनफॉर्चुनेटली हम उस हद तक नहीं रोक पाए, और हो ये रहा है कि हम एक अताई डॉक्टर को पकड़ते हैं, उसकी FIR कटाती है जो है हमारी हेल्थ केयर कमीशन, उसकी जो भी दुकान शुकान है उसको सील करते हैं, वो चंद दिनों बाद वो अपनी बेल कराता है, चंद दिनों बाद वो दूसरे नाम के साथ वाली गली में खोल लेता है, और फिर अताई डॉक्टर। देखें, इसके ख़िलाफ़ जो अब हमने मुहिम शुरू की, जो एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट हमने की, वो ये की कि लोग अताई के पास जाते क्यों हैं। लोग, मैं आपको बताऊं, ये दंदान साजी में दांत निकलवाने वाले हमारे मज़ारों के बाहर बैठे हैं, कुर्सियों पे, टाटों पे, और वो दांत निकाल देते हैं। उसके पीछे ही हमारा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ फ्री होता है। लोग ये समझते हैं दांत ही निकलवाना है ना, यहाँ जल्दी निकल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो उनको मैंने खुद कई दफ़ा पूछा कि भाई क्यों निकलवा रहे हो आप, पीछे हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ जाओ और मुस्तनद डॉक्टर से निकलवाओ। कहते जी उसे कौन तिक्के खाए, कटवाना थे दांत ही है ना। अब उनको ये नहीं समझ लगती कि दांत तो निकल जाएगा, वो भी निकाल देंगे, लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस B, C या एड्स लेके सारी उम्र आ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम मीडिया के साथ, बोल चैनल बहुत देखा जाता है, हम लोगों को बताएं कि देखें, दांत निकलवाना या बाल कटवाना खाली गर्ज नहीं है, गर्ज ये है कि स्टेराइल तरीके से। तो इनको अताइयों को तो स्टेरिलिटी का बेचारों को ना कोई पता है, ना उनके पास ऑटोक्लेव है, ना कोई इस किस्म का। इसी तरह जो नई ज़मीनों पे बैठ के आपकी शेव करते हैं, या कान बच्चियों के छिदे जा रहे होते हैं मेलों में, या नाक छिद तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्ची बेचारी सारी उम्र दवाइयात, हेपेटाइटिस B, C, 12% हमारी पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस B, C है। ये सारे बिल्कुल ये हकायक हैं और लोग इसकी पता नहीं क्यों परवाह नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में बच्चों में नमूनिया का मरज़ शदीद हो गया है, सरकारी सतह पर कोई वैक्सीन दी जा रही है या कोई मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, वालिदैन के लिए कोई आगाही मुहिम क्यों शुरू नहीं हो सकी है कि एटलीस्ट इसे कंट्रोल किया जा सके? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट वक्त में कहा। वैसे मैं अच्छी खुशखबरी आपको पहले दूं आपके ज़रिए सब लोगों को, कि पिछले 3 दिन से जब से धूप निकल रही है लाहौर में, आफ्टर 45 दिनों के बाद नमोनिया के केसेस पहली दफ़ा प्लेटू हुए और अब कम भी हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि वर्स्ट इज़ ओवर। लेकिन हमने हज़ारों केसेस डेली रिपोर्टिंग देखी, शरह अमवात उनकी 1.3% रही, और ये बेसिकली जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं देखता हूँ कि इन छोटे बच्चों की, चंद दिन छोटे बच्चे या चंद हफ्ते महीने बच्चे, उनकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़त नहीं डेवलप हुई होती। वो अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन इस तरह किया है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे डेवलप होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माएँ शायद इसको फैशनेबल नहीं समझती या क्या नहीं समझती, या हम फेल हो रहे हैं कि जो सबसे अच्छा तोहफ़ा है जिसको कुरान पाक खुद प्रमोट करता है वो नहीं माएँ दे पाती। तो उसकी वजह से वो बोतल लगा देती हैं या कुछ, तो उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, और ज़रा सी उसको सर्दी लगती है, ज़रा सी उसको पोल्यूशन का इफेक्ट होता है, तो वो जान से हाथ धो बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बहुत साथ चाहिए, बोल का भी और बाकी चैनल्स का भी, कि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स। और मैं आपको एक बात आपके ज़रिए लोगों को बताता चलूँ, अगर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी तो कई गुना उनमें सरतान छाती का भी कम चांस हो जाएगा, और बच्चे को तो इम्यूनिटी भी मिलेगी, बच्चे को खुराक भी मिलेगी, और वो खुराक बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई हुई है, खुद डिज़ाइन की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर फेलिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत डॉक्टर जावेद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो बहुत ज़रूरी है और इस पर हमने कोशिश भी किया
इस पर बाकायदा तौर पर, और हमने उसी अगले दिन ब्रेस्ट फीडिंग बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है और इसके साथ माँ की सेहत भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने ठीक कहा है। बस अच्छा, वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ चेंज हुई है ना। अब ज़रा औरतों ने बाहर निकल के काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। पहले वक्तों में औरतें घरों में रहा करती थी, जिसकी वजह से ये बॉटल का जो ये कल्चर है ना, ये को थोड़ा सा ज़्यादा रुझान पकड़ गया है कि कहा जाता है कि जी फीडर भी लगा दो, ज़ाहिर है मैंने घर से बाहर काम के लिए निकलना है तो उस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तो बॉटल होगी तो एटलीस्ट ये घर में रह सकता है। तो बड़े खैर इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मुझे और मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।